नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते एक बड़ी खबर जो दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, करोल बाग में एक मकान जो कि जर्जर अवस्था में बताई जा रही थी, बेहद पुराना मकान था और ये मकान अचानक से भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका अब तक जाहिर की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। तो पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां करोल बाग में एक पुराना मकान बताया जा रहा था जो लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी, इसकी मरम्मत नहीं हो पाई थी और अब ये खबर सामने आई है कि ये मकान गिर गया, जिसके बाद इसमें कई लोग दब गए। हालांकि देखिए जिस तरीके से रेस्क्यू टीमें यहां पर जुटी हुई हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। हालांकि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप खुद देखिए कि किस तरह यहां पर लगातार मलबे को हटा करके लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसके बारे में जानकारी यहाँ रेस्क्यू टीम को मिली कि वो जिंदा इस वक्त भी है और फंसा हुआ है, तो मलबे को हटाया जा रहा है और किस तरह यहाँ पर रेस्क्यू की टीम लगातार जुटी हुई है, उनकी मदद स्थानीय लोगों की ओर से भी की जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। करोल बाग में एक इमारत जो जर्जर थी, वो इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई और इसमें कई लोग दब गए। फिलहाल अब रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू कार्य चलाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं, जहां इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं ताकि जो शख्स इस मलबे में फंसा हुआ है उस शख्स को बाहर निकाला जा सके। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की ओर से भी मदद का हर संभव प्रयास किया जा रहा है सुरक्षा कर्मियों के लिए, ताकि कई जिंदगियों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। फिलहाल एक शख्स से जुड़ी हुई जानकारी इस रेस्क्यू टीम को मिली और जैसे ही ये शख्स नजर आया कि वो इस मलबे में दब गया है लेकिन जीवित है, तो सबसे पहले इस शख्स को बाहर निकालने में जुटी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, आपसे जानकारी चाहेंगे, किस समय का ये मामला बताया जा रहा है? मकान गिरने की खबर जो मिली, इसमें कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं, कितने लोगों को अब तक निकाला गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, ये लगभग सुबह की घटना है जब ये बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंग थी जिसका ऊपर की 2 मंजिलें जो है एकदम से भरभरा कर गिर गई और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसमें से कुछ लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी अभी राहत बचाव कार्य जो है वो फिलहाल आगे भी जारी है। तो कहीं ना कहीं अभी एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग के लोग, तमाम चीजें जो है वो लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग इस उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ठीक है, लेकिन भावना आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब तक कोई संख्या जारी की गई है कि कितने लोग यहाँ फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपको मिली है क्या? जी देखिए, अब तक जो है 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कितने लोग दबे हुए हैं इसका कहना भी मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी भी आशंका जरूर जताई जा रही है कि और भी लोग इसमें दबे हुए हैं और उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्द सबको निकाल लिया जाए। कितना समय रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में लग सकता है? जी देखिए, अभी इसको लेकर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण जो है ना ही दमकल की तरफ से आया है ना ही एनडीआरएफ की तरफ से आया है, लेकिन तमाम टीम जो है वो लगातार रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है थोड़ी देर में। देखिए आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को रेस्क्यू करके जो है लाया जा रहा है। तो पूरा मैं दिखाना चाहूंगी, देख सकते हैं कि कैसे जो शख्स बिल्डिंग के अंदर दबा हुआ था उसको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, बाहर निकाला गया है। कहीं ना कहीं लगातार जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है और इस बचाव कार्य को लेकर अभी तक सभी विभाग जो है पूरे काम कर रहे हैं। चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे दमकल की बात की जाए, सभी जो है जोरों से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक कम उम्र के बच्चे को इस दबी हुई इमारत से निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं अभी राहत जो बचाव कार्य है वो फिलहाल जारी है और एक के बाद एक जितने भी लोग दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी भी ये संख्या और हो सकती है। कितने लोग दबे हुए हैं इसका कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल बचाव का काम जो है वो लगातार जारी है। ठीक है भावना, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन खबर पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक बच्चे को रेस्क्यू किया जा चुका है और उसे एम्बुलेंस में फिलहाल बिठा दिया गया है। ये तस्वीर जो इस वक्त आपने देखी, दरअसल ये तस्वीर उस दौरान की थी जब इस बच्चे को एम्बुलेंस में बिठाया गया, नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है।
तो तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें ही हम आपको दिखा रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त चल रहा है। यानी कि ग्राउंड जीरो पर यह टीमें लगातार जुटी हुई हैं और साथ ही हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, ऐसी खबर सामने आई है। लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं। बताया यह जा रहा है कि संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक बार फिर से मैं भावना का रुख करूंगी। भावना, जो तस्वीरें आप दिखा रही थी, जरा ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइएगा और क्या क्या इस वक्त वहां चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास मिल रहे हैं, वो अपडेट भी हमसे साझा कीजिएगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त करोल बाग के बप्पा नगर इलाके में हूं और जहां पे ये इमारत गिरी है वो बहुत ही संकरी गलियां हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है संकरी गलियां यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं संकरी गलियों के अंदर जाकर जो है इमारत गिरी है, जो कि बताई जा रही है कि बहुत ही पुरानी इमारत थी और ऊपर की 2 मंजिला जो है वो गिर गई है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, बाकी का बचाव कार्य जो है वो जारी है। दिखाना चाहूँगी, तस्वीरें साझा कराना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है, चाहे वो फायर दमकल विभाग द्वारा हो या एनडीआरएफ की टीम द्वारा हो, और लगातार जो है यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। सबका यही कहना है कि जिस तरीके से संकरी गलियाँ हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की इमारतें बहुत ज़्यादा पुरानी होने के कारण जो है ये घटना हुई है और अभी भी कई लोगों के दबे होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि कभी भी कई लोग दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया है कि कितने लोगों के दबे होने की आशंका है। लेकिन बचाव कार्य फिलहाल अभी जारी है और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग दबे हुए हैं इस इमारत के अंदर तो उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। ठीक है भावना, इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां पुलिस कर्मियों की तैनाती हमें दिख रही है, लेकिन जहां ग्राउंड जीरो पर ये ऑपरेशन चल रहा है, ये आपसे कितनी दूरी पर है? और यहां जितने लोग अभी तक दबे हुए बताए जा रहे हैं कि अभी कई लोग और दबे हुए हो सकते हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, आपने बताया कि यहाँ पर मौजूद है, फायर विभाग के कर्मी भी यहाँ मौजूद है, लोगों की ओर से भी सहायता पहुँचाई जा रही है। एम्बुलेंस की क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पर, क्योंकि जब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है तो कितने एम्बुलेंस वहाँ तैनात, उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी है? जी देखिए, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ डिपार्टमेंट द्वारा ही ये मशीन्स ले जाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मलबा को हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए इन बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और तस्वीरें एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी साझा करें कि आप देख सकते हैं कि कितनी संकरी गलियाँ हैं। कहीं ना कहीं इन संकरी गलियों में लोगों की आवाजाही में जो है परेशानी हो सकती है। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ऊपर की तरफ दिखाए। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं, बहुमंजिला इमारतें तो जरूर बनी हुई हैं और काफी पुरानी बने होने के कारण कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में होती हुई जरूर नजर आती हैं। और यही वजह है कि पुरानी इमारतें इतनी ऊंची ऊंची बना दी जाती हैं, जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही कोई डिपार्टमेंट ध्यान देता है, ना ही कोई अधिकारी ध्यान देता है, जिसके बाद इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है और कई लोग इस ऐसी घटनाओं में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो लगातार अभी जो है बचाव कार्य जारी। जो ये पुराना मकान बताया जा रहा है कि बेहद पुराना मकान था जो अचानक भरभरा कर गिर जाता है, क्या इसके बारे में पहले से सूचना दी गई थी कि मकान जर्जर हो चुका है, इसे मरम्मत की जरूरत है, लेकिन फिर भी जब प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। बताया यही जा रहा है कि इमारत बहुत ही पुरानी थी, जिसके कारण इस तरीके की घटना सामने हुई, लेकिन प्रशासन इस और किस लिए गौर नहीं करा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इस इलाके में ऐसी कई इमारतें हैं और दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे इस तरीके की पुरानी इमारतें हैं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े हादसे होते हैं जो कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहा जा सकता है कि प्रशासन की तो लापरवाही ज़रूर देखने को मिलती है और अगर प्रशासन ध्यान देता तो शायद इस बड़े घटनाक्रम से बचा जा सकता था। लेकिन फिलहाल जो है बचाव दल काम कर रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने लोग अंदर दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। लेकिन अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस इमारत के अंदर, इस गिरी हुई इमारत के अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, अभी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अभी तक किसी भी तरीके का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और फिलहाल रेस्क्यू वर्क जो है लगातार रैपिड स्पीड से जारी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद भावना आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब राजधानी एक्सप्रेस की खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि सीएम धामी का जम्मू कश्मीर का दौरा है और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा वो करने जा रहे हैं। जीवन लाल के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। आज सीएम जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का ये जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा है।
जहां वो विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी जीवन लाल के पक्ष में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम धामी छिंज मैदान पहुंचेंगे, जिसके बाद शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के रेडिसन होटल जाएंगे। तो फिलहाल ये जो खबर सामने आई है, बताया जा रहा है कि बीजेपी के समर्थन के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जब पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे, दूसरा दौरा होगा उनका। और साथ ये भी माना जा रहा है कि लगातार लोगों को समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने कई राज्यों में अब तक काम किया है और जम्मू कश्मीर की जनता अगर भरोसा जताती है तो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए भी काम किया जाएगा। तो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो दौरा बताया जा रहा है सीएम धामी का, दोपहर 12 बजे के करीबन ये बताया जा रहा है, जब सीएम यहाँ बनी हुई एक पार्क में पहुंचेंगे और फिर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो जीवन लाल के पक्ष में जनसभा का आयोजन होना है और इसी जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे का समय जब छिंज मैदान जाएंगे सीएम धामी और यहीं से एक जनसभा आयोजित हो रही है और इस जनसभा में लोगों को जहां संबोधित करेंगे, लोगों से ये अपील करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में ही वोट करें। तो ऐसे में ये हम आपको जानकारी जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ी हुई पुष्कर सिंह धामी की दे रहे हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल किया गया था। तो वहीं देखिए, प्रवर समिति की पहली बैठक आज होनी है, विधानसभा भवन में होगा ये बैठक का आयोजन। और इससे जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि कैसे नगर निगम विधेयक पर चर्चा भी की जाएगी इस दौरान और विधेयक के प्रावधान पर मंथन होगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो फिलहाल देहरादून में नगर निगम संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति की पहली बैठक आज होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। बता दें कि बैठक देहरादून में विधानसभा भवन में होगी। वहीं समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करेगी। दरअसल विधेयक में कुछ कमियां होने के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 को प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया था। अब ऐसे में इस संशोधित विधेयक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया था, जिस पर चर्चा के लिए आज प्रवर समिति पहली बैठक होने जा रही है। तो देखिए, नगर निकायों के आरक्षण तय करने को लेकर के संशोधन होना है और ऐसे में जो विधेयक पेश किया गया है, उत्तराखंड सरकार ने मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया। साथ ही इसी विधेयक में संशोधन का जिक्र किया गया। विधेयक में कुछ कमियां होने के चलते प्रवर समिति को देने के लिए यह फैसला लिया गया था। विधेयक का नाम उत्तराखंड यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 है। संशोधन विधेयक 2024 संशोधित विधेयक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवर समिति का एक गठन भी किया था। प्रवर समिति में 7 सदस्यीय टीम इसमें तय की गई थी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रवर समिति का गठन होने के बाद ही समिति ने काम करना भी शुरू किया। तो आज प्रवर समिति की बैठक होनी है और जिसमें नगर निगम विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। तो बारिश के बीच डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और देहरादून में अब तक डेंगू के 9 मामले मिल चुके हैं। अस्पतालों में लगातार सतर्कता बढ़ाई गई है। नगर निगम को फॉगिंग के निर्देश जारी किए गए। राजधानी के 100 वार्डों में फॉगिंग की जानी है और देहरादून में बारिश बढ़ने के साथ साथ डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि दून में अब तक डेंगू के 9 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं प्रशासन भी डेंगू पर रोकथाम लगाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है। जगह जगह पर 220 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जिसमें आशा, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर निगम की टीम शामिल है। ये वॉलंटियर्स जगह जगह डेंगू की लार्वा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। साथ प्रशासन ने डेंगू को लेकर सतर्कता बरती हुई है और अलग अलग अस्पतालों में अब तक 2100 बेडों को डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। तो फिलहाल
डेंगू से कैसे बचा जा सके, इसको लेकर के तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से भी की जा रही है और साथ ही साथ वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। 220 ऐसे वॉलंटियर्स बताए जा रहे हैं जिनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया है, ताकि अगर कहीं पर भी बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है और वो पानी सड़ रहा है जिसमें कि डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं, तो फिर उन्हें नष्ट करने के लिए भी कहा गया है। तो अस्पतालों में जहां एक और लगातार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की ओर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, बारिश बढ़ने के साथ साथ अब डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में देहरादून में अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू को लेकर के सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। नगर निगम को 100 वार्डों में फॉगिंग के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं जगह जगह पर जल जमाव से उत्पन्न हुई डेंगू की समस्या और अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है। डेंगू को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर अभियान भी चलाया जा रहा है। तो लगातार एक और जहां प्रशासन भी ये तमाम कोशिशें कर रहा है कि किस तरीके से इस डेंगू के खात्मे की ओर प्रयास किया जा सके, यानी कि जो लार्वा पनप रहे हैं उन लार्वा को कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसके लिए तमाम प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपके भी घरों के आसपास किसी तरीके से पानी जमा हो रहा है लंबे समय से, तो उसे तुरंत साफ सफाई के तहत में ध्यान रखें और उसे साफ करें। तो वहीं सोशल मॉनिटर ने किया है संप्रेषण गृह का निरीक्षण और बालकृष्ण गोयल ने विशेष गृह का दौरा किया है। स्पेशल मॉनिटर ने निरीक्षण किया है और बालकृष्ण गोयल ने विशेष गृह का ये दौरा किया है। तो निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बैठक ली गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने सोमवार को राजकीय संप्रेषण गृह तथा राजकीय विशेष गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात की जानकारी भी साझा की कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी दशा में न हो और बच्चों को किसी भी प्रकार की हिंसा, शोषण या अमानवीय स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके अलावा बैठक में बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और समुचित पोषण युक्त भोजन मिले। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और रिपोर्ट्स, फर्स्ट एड, भोजन की गुणवत्ता, शिक्षा, बच्चों की दिनचर्या के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली गई। हरिद्वार, टिहरी और देहरादून 3 जिलों को मैं इस समय अवलोकन करने के लिए आया हूँ। आज पहले दिन हरिद्वार में मेरा बाल संप्रेषण गृह और बाल विशेष गृह में आना हुआ। बच्चों से बात हुई। तकरीबन जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई और कल इसी क्रम में मैं आंगनवाड़ी और स्कूलों का निरीक्षण करूँगा और स्वास्थ्य सेवाओं का हरिद्वार में क्या स्थिति है उसको देखने की कोशिश करूंगा। मेरा 6 दिन का दौरा 22 तारीख को देहरादून में समाप्त होगा। खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कई दुकानों पर छापा मारा और छापेमारी में नकली पाइप बरामद किया गया है। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में भी लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। तो सहसपुर में सुप्रीम कंपनी की लीगल एडवाइजरी टीम के साथ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दोनों टीमों ने मिलकर के कुछ दुकानों पर जहां छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में सुप्रीम कंपनी का नकली पाइप भी बरामद किया गया। पुलिस ने नकली सामान के साथ दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक अभी कई जगह पर छापेमारी की जा रही है और कई जगहों पर अभी होनी भी है। मैं हूँ आर के एसोसिएट से, मोहाली से। हम लोग सुप्रीम वगैरह का लीगल देखते हैं कि जहाँ भी पैन इंडिया के अंदर सुप्रीम के नाम से कोई भी नकली सामान जो बेचता है या बनाता है उसको कार्रवाई करते हैं पुलिस में। तो हमें आज पता चला था कि देहरादून के अंदर ये धारीवाल अपना जो है ये धर्मावाला, यहाँ पे गुरु कृपा में CPVC पाइप जो है काफी टाइम से
नकली सामान बेच रहे हैं, CPVC पाइप से लोगों को असली कहकर बेचा जा रहा है। तो काफ़ी टाइम से इसकी शिकायत हम लोगों के पास आ रही थी। तो आज हम इस दुकान पे आके चेक किया तो वहाँ पे हम लोगों को CPVC पाइप मिले हैं, जो काफ़ी मात्रा में CPVC पाइप्स हैं, जो कि वो बहुत स्प्रिंग की तरह लगते हैं। हम लोग देखने में उसको पहचान नहीं पाएंगे। वो इस लोगों को गुमराह करके ये लोग असली को नकली करके ये लोग सेल करते हैं। तो विकासनगर में फैक्ट्री के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। अपनी ही कंपनी के खिलाफ ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंपनी पर बिना नोटिस दिए निकालने का आरोप लगा है। दरअसल विकासनगर में प्लास्टिक के कंटेनर बनाने वाली कंपनी के बाहर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है और कर्मचारी अपनी ही कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल कर्मचारियों का यह आरोप है कि कंपनी ने अपने 11 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए कंपनी से बाहर निकाल दिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह नेगी सर। कंपनी के जो है आज गेट पे एक विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि इन लोगों ने हमको 26 तारीख को बिना नोटिस के निकाल रखा है, ठीक है, और इन लोगों ने हमारी रिपोर्ट करी, ठीक है। उसके बाद ये लोग पहले इन्फॉर्म करना चाहिए इनको 3 महीने पहले कि हमें ये है। इन्होंने तुरंत कॉन्टैक्ट चेंज करा और हमको चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद कि जो ये साही PF कट रहा, बहुत ज़्यादा कट रहा, बोनस कट रहा है, ठीक है, बोनस कट नहीं मिलता है, ठीक है। और एक इन्होंने हमारे अचार था जो पुराना अचार साहब, पुराने अचार से जो उसको निकाला इन्होंने, ठीक है। जब अचार को निकाल सकते हैं तो हम तो क्या चीज़ है, ठीक है। अचार दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा था, इस रावत ने अपने साथ नरेश और पंकज को लेकर दूसरी कंपनी में उस अचार को उत्पीड़न करा। वहाँ भी गए ये लोग कि अचार को यहाँ से पैसे लेके गया। तो अचार को निकाल सकते तो हम तो क्या चीज़ है। हमने उत्तराखंड बनाया इसलिए नहीं बना रखा कि हमारा उत्पीड़न हो। कुछ 12-13 लड़के हैं जिन्हें कंपनी ने बिना बताए बाहर निकाल दिया गया है और बिना गलती के निकाला गया है, ऐसा इनका कहना है। और इसमें कंपनी वालों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है पिछले 3 दिन से, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। तो उसी में आज एक धरना प्रदर्शन जो है सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। 3 दिन पहले भी ये बात हुई थी और बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इन्हें बात नहीं करी थी। तो उसी क्रम में आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे जो है आगे क्या किया जाए। तो वहीं देखिए देवभूमि में आज भारी बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं। देहरादून में बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। देहरादून में राहत मिली है लोगों को, जहां तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अब बारिश नहीं होगी। यानी कि जिस तरीके से लगातार मॉनसून सक्रिय था पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे में लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, तो अब मॉनसून विदाई के समय अपना रंग दिखा रहा है। पिछले 1 हफ्ते में उत्तराखंड में बादलों ने खूब भिगोया है। आज के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि देहरादून में बादल नहीं बरसेंगे और मौसम ठीक रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।